Hello everyone. So I'm Sachin and I'm back with a new video. And आज की जो हमारी वीडियो होगी that will be for the NEET aspirants. So जैसे कि आपको पता है कि आपको 4 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है, so उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम अल्टरनेटिंग करंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कंसेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखना, एंड तक देखना वीडियो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि हमारे पास एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है। सो हमारे पास एलसीआर सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है। इंडक्टर के अक्रॉस 150 वोल्टेज का ड्रॉप है एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जो ईएमएफ ड्रॉप है दैट इज 150 वोल्ट। दोनों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज का ड्रॉप है। और ये जो हमारी आरएमएस वैल्यू, इनपुट वैल्यू गिवन दी है दैट इज 300 वोल्ट। ठीक है, सो ये जो ई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 300 वोल्ट है। और हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रीडिंग है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो ऑप्शन है हमारे पास 0, 200, 100 एंड 300 वोल्ट। तो लेट्स सी कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास इन तीनों को रिलेट करने के लिए VL, VC और VR को रिलेट करने के लिए क्या इक्वेशन होती है? ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज लाइक दिस। इनपुट जो वोल्टेज है, आरएमएस इनपुट वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस VL माइनस VC स्क्वायर। ठीक है, सो जो इनपुट जो हमारे पास आरएमएस इनपुट वैल्यू है वो तो हमारे पास 300 है। ठीक है, आर की वैल्यू, आर के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करनी है। इंडक्टर के अक्रॉस 150 है और कैपेसिटर के अक्रॉस भी 150 है। सो ये तो बेटा बन जाएगा 0, हमारे पास बचेगा VR स्क्वायर, और ये जो VR की वैल्यू है ये जो हमारे पास आ जाएगी 300 वोल्ट। सो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 300 वोल्ट। ये क्वेश्चन बिना इक्वेशन के भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल है। इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन है, और आपको पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन होती है जब एलसीआर सर्किट में, तो सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। ठीक है, सो अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं, सो रेजोनेंस कंडीशन में हमारे पास क्या क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, रेजोनेंस जब आती है हमारे पास एलसीआर सर्किट में, तो रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी पर आती है? रेजोनेंस आती है बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC, या फिर मैं लिखूं लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC मल्टीप्लाइड बाय 2π। सो ये है रेजोनेंट कंडीशन। अगर इस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास ऑपरेट होगा जो एलसीआर सर्किट है, ठीक है, तब हमारे पास रेजोनेंस आएगी। रेजोनेंस के क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो फीचर ये है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा नॉट कह देता हूं उसको मैं। ठीक है, सेकंड जो फीचर है कि इंडक्टर के अक्रॉस एंड पोटेंशियल जो होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इंपेडेंस बराबर होती है। ठीक है, द सर्किट है जो वो बिहेव करता है रेजिस्टिव सर्किट की तरह, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो ऑल द पोटेंशियल, सारा पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टर। ठीक है, सो सारे का सारा पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस है वो ड्रॉप हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, रेजोनेंस का पांचवा फीचर ये है कि हमारे पास सर्किट में मैक्सिमम करंट आता है। ठीक है, छठा फीचर ये है कि हमारे पास मिनिमम इंपेडेंस होती है। सातवां फीचर ये है कि पावर फैक्टर जो cos फाई होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसी वजह से मैक्सिमम पावर जो है, हमारा सर्किट है जो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करता है। और लास्ट फीचर है जो हमारे पास रेजोनेंस का जो हमारे पास लास्ट फीचर है वो है कि फेज डिफरेंस
जो होता है वो 0 होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड सॉरी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज इन फेज आ जाते हैं, ठीक है, जो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। सो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे रेजोनेंस के फीचर्स हैं। तो हमने देखा कि इसके और इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, ठीक है, रेजोनेंस को सिग्निफाई करता है, इसीलिए ये जो हमारा सर्किट है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और सारे का सारा पोटेंशियल रेजिस्टर के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर इज 300। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन एंड आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो an alternating current is given as I equals to I1 cos omega t plus I2 sin omega t. The RMS value is given by, RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट गिवन है और इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं। लेट्स सी। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फिर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी। वी विल सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आरएमएस का मतलब क्या होता है? आरएमएस का मतलब होता है रूट, एम का मतलब मीन मतलब एवरेज एंड एस का मतलब स्क्वायर। सो रूट मीन स्क्वायर हमें पता करना है किसका, जो हमारी गिवन करंट की वैल्यू है। सो दैट इज I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है, तो इस टर्म का स्क्वायर कर देंगे। सो I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी का स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायर में हमारे पास क्या आएगा, I1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। स्क्वायर होने के बाद हम करेंगे मीन। अब ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन कैसे किया जाता है, हर एक टर्म का सेपरेटली मीन करेंगे। I1 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। सो एक बात यहां पर आपको याद रखनी है कि जो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो मीन होता है वो होता है बेटा 1/2। और अगर हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा इकट्ठे आ जाएं उसका मीन होता है 0। सो ऑब्वियसली ये टर्म तो हमारे पास डायरेक्टली बन जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन थीटा दोनों है, इसका मीन 0 बन जाएगा। और बाकी टर्म्स हैं वो कैसी बन जाएंगी, I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का मीन 1/2 प्लस I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन 1/2, ठीक है, और इसका 0। लास्ट स्टेप बेटा हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट करना। तो कर देते हैं स्क्वायर रूट और निकालते हैं आंसर। I स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और एलसीएम लूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी टर्म का मीन कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर कर सकते हैं, और हमारे पास ऑप्शन सी है जो हमारा, दैट इज अवर आंसर। सो दिस इज अवर आंसर। सो आई होप ये समझ लग गया होगा आपको। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है इसको। सो क्वेश्चन कह रहा है हमें इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मतलब वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करेगा। Turn ratio is 1/2. A Leclanché cell of EMF 1.5 volt is connected across primary coil. The voltage developed in the secondary coil is, so secondary coil के across हमें voltage निकालनी है। तो हमें given क्या दिया हुआ है, given हमें दिया हुआ है
एन पी अपॉन एन एस, ट्रांसफार्मर रेशियो विच इज 1:2। तो हमें निकालनी है ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, है ना, क्योंकि जो सेल कनेक्ट किया हुआ है वो कनेक्ट किया हुआ है प्राइमरी कॉइल। सो ये क्वेश्चन है बिना सॉल्यूशन के, बिना लिखे सॉल्व करने वाला है। सबसे पहली बात तो कंसेप्ट हमें ये पता है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, वो वर्क करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस के लिए, राइट। बट ये जो सेल होता है, ये जो हमारे पास लेक्लांचे सेल है या कोई भी सेल है, सेल तो डायरेक्ट करंट का सोर्स है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको किसी भी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दो, ये हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज सेल इज अ सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट करंट का वो जो हमारे पास सोर्स है। बट ट्रांसफार्मर्स वर्क करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस के लिए, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 0। ठीक है, सो आंसर बिना सॉल्व किए हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ठीक है, आपको इसका प्रिंसिपल बताना है। और सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, अगर यही वोल्टेज हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती तो हमारा आंसर इनमें से क्या होना था। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये दोनों इक्वल है, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हैं, तो ये हमारे पास केस है रेजोनेंस का। ठीक है, सो रेजोनेंस में बेटा क्या होता है कि रेजोनेंस में इन दोनों के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। असल में इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट दोनों में फेज डिफरेंस जो होता है वो 180 का होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, सो ये कैंसिल आउट कर जाते हैं। आइडियल कंडीशन में हमारे पास v की वैल्यू VL माइनस VC आती है। ठीक है, बट बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन दी है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर ये कैंसिल आउट करेंगी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास आएगी 0, और जो भी इनपुट है वो सारी की सारी ड्रॉप होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यही तो रेजोनेंस कंडीशन है जो आपको पहले क्वेश्चन के बाद मैंने समझाई थी। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन शोज एन आउटपुट ऑफ 2 एम्पियर एट 11,000 वोल्ट। सो 220 वोल्ट की जो हमारे पास इनपुट है उसको स्टेप अप करके 11,000 वोल्ट कर दिया, और ये जो एफिशिएंसी है हमारे पास ट्रांसफार्मर की वो है 100%। सो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, सो हमें क्या दिया, क्या कुछ हुआ है, हमें दिया है प्राइमरी कॉइल की, है ना, जो वोल्टेज है इनपुट दी हुई है, और हमें क्या दिया है सेकेंडरी कॉइल का करंट, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज और एफिशिएंसी ईटा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट ड्रॉन। सो हमें निकालना है IS, सॉरी यहाँ पर ये IP निकालना है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन मतलब प्राइमरी करंट निकालना है हमें, प्राइम सेकेंडरी करंट गिवन है। ठीक है, सो गलती से वहां पर मैंने लिख दिया था। सो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। सॉल्यूशन जो हमारे पास है दैट इज ES/IS अपॉन EP/IP इक्वल्स टू एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। सो आउटपुट पावर हमारे पास ES/IS डिवाइडेड बाय इनपुट है जो हमारे पास EP/IP, और करंट जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, जो इनपुट करंट है वो हमें निकालना है। सो लेट्स सी, वैल्यूज पुट करते हैं। एफिशिएंसी 100% है, मतलब 100%। ES की वैल्यू हमारे पास, सॉरी ये भी मैंने गलत लिख दिया, ESI है ना, सेकेंडरी जो हमारे पास वोल्टेज है। सो 11,000 IS 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय EP
प्राइमरी वोल्टेज 220 और प्राइमरी करंट हमें निकालना है। सो 100% को मैं लिख सकता हूँ 1, कि 100/100 1 बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट। सो 11 से अगर हम कट करें तो ये 100, ये 2, 2 से 2, सो दैट इज 100/IP। सो IP की जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 100 एम्पियर। सो 100 एम्पियर हमारे पास वैल्यू, दिस इज आवर आंसर। इजी क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये पूछा गया था पिछले साल के नीट में 2024 में। सो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज इन ए सर्किट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। सो चार्ज का जो फंक्शन हमारे पास टाइम के साथ दिया हुआ है, सो टाइम के अगेंस्ट हमारे पास जो फंक्शन है Q इक्वल्स टू Q0 e रेज़ टू पावर माइनस RT/2L। ठीक है। सो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास चार्ज का, और Q0 का मतलब है चार्ज का एम्पलीट्यूड। जैसे t इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास कितनी वैल्यू होगी चार्ज की, वो है। एंड हमें वो टाइम निकालना है द टाइम एट विच चार्ज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.5। सो इनिशियल वैल्यू से हाफ रह जाए, कब ये हाफ रह जाएगा, है ना, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ठीक है। सो हमें गिवन वैल्यूज भी दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंडक्टर की वैल्यू 12 मिली हेनरी है, और हमारे पास नेचुरल लॉग 2 की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, Q वर्सेस टाइम की इक्वेशन आ गई। सो हमें पता करना है कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये 0.5 कब होगी, इनिशियल वैल्यू से ये आधा कब रह जाएगा, 0.5 का मतलब हाफ। ठीक है। सो 0.5 Q0 इक्वल्स टू Q0 e रेज़ टू पावर माइनस RT/2L। ठीक है बेटा। सो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो इसके बाद मैं 0.5 को लिख लेता हूं 1/2। 0.5 को मैंने लिख लिया 1/2, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, है ना, तो 1/2 को मैं 2 लिख सकता हूं, और रेसिप्रोकल करने दोनों साइड पर रेसिप्रोकल करूंगा, और इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालना, है ना। सो हम t की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो लॉगरिथम ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर नेचुरल लॉग लेने से ये बन जाएगा log 2, ये बन जाएगा log e RT/2L। सो लॉग से लॉग से ये एक्सपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 0.693 इक्वल्स टू RT/2L। ठीक है बेटा। सो t की वैल्यू इसमें से कैसे निकलेगी, t इज इक्वल टू 0.693 इंटू 2L/R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 12 मिली हेनरी। What is the value of resistance, 1.5 ohm। So देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। So अगर हम इसको सॉल्व करें 0.693 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हमारे पास बनेगा, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 11.088। सो ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करके 11.088 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारे पास बन गया 11.088 मिली सेकेंड। ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है। सो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। सो दिस इज आवर आंसर। सो बेटा लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सो आपको समझ लग गया होगा ये, आई थिंक। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी हमारे पास नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
तो देखते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, 10 माइक्रोफैरड का, और ये कनेक्टेड है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स से 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो ये 210 वोल्ट है जो हमारे पास, ये आरएमएस वैल्यू है। तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। ये हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ है, और ये कैपेसिटेंस गिवन है, ठीक है। हमें पीक करंट की वैल्यू है जो सर्किट में फाइंड आउट करनी है कि सर्किट में पीक करंट कितना है। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं जो हमारे पास, क्योंकि ये सिंगल कैपेसिटर है ना, सिंगल कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट और ईएमएफ का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? करंट इक्वल्स टू ईएमएफ, जो ईएमएफ है, यहाँ वोल्टेज लिख लेते हैं, है ना, वी लिख लेते हैं, अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी, ये वोल्टेज है, ये है हमारे पास करंट, ठीक है। जैसे कि ओम्स लॉ होता है वैसे ही ओम्स लॉ ही हमने लिखा है, बट कैपेसिटर के लिए हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आती है। V की वैल्यू हमारे पास 210 है, बाद में पुट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। XC की जो वैल्यू होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू, दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C। ये हमारे पास ओमेगा C इंटू वी बन गया, ठीक है बेटा। ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय V। तो ये यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, बट करंट की वैल्यू तो आ जाएगी, बट हमारे पास आरएमएस करंट की वैल्यू आएगी, बिकॉज ये जो वोल्टेज दी होती है हमें, ये आरएमएस वोल्टेज दी होती है, तो करंट भी तो आरएमएस में आएगा। अगर हम इसको पीक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये आरएमएस करंट है, अगर हम इसको पीक वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है? पीक करंट और आरएमएस करंट का जो रिलेशन है, दैट इज I0 equals to square root of 2 into IRMS। ये है बेटा हमारे पास रिलेशन पीक करंट और आरएमएस करंट का, ठीक है। तो I0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू IRMS। आरएमएस की वैल्यू 2 पाई FCV। वैल्यूज प्लग करते हैं, निकालते हैं आंसर, क्या कितना बनेगा? I0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3.14। पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 50 है, फ्रीक्वेंसी 50 है। कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और जो हमारे पास आरएमएस वोल्टेज है वो है 210, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, लेट्स सी हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो सॉल्व करके हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो है 0.932 एम्पियर। 0.932 एम्पियर हमारे पास ये वैल्यू है। दिस इज अवर आंसर। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है? एन एसी सोर्स, एक एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और एक हमारे पास दोबारा सेम क्वेश्चन कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आ गया। हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एफ की वैल्यू डिक्रीज कर दी। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। देखते हैं बेटा हमारे पास, क्योंकि करंट की बात की गई है, तो कैपेसिटर, जो कैपेसिटिव सर्किट होता है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है ईएमएफ अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू
1 अपॉन ओमेगा सी। सो यहाँ पर अगर मैं प्लग कर दूं तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा सी इंटू वी। तो हमें तो एक देखना है करंट को और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। चलो देखते हैं। सो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज की। बेटा अगर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, है ना। तो ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो करंट भी कम हो जाएगा। और इधर अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होनी चाहिए। आइए देखते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन हमें ये दोनों रिजल्ट देती है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, नहीं, गलत है। ओमेगा डिक्रीजेस तो करंट डिक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, नहीं। सो ओमेगा डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ती है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। सो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये पूछा गया है 2022 में। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अ स्टैंडर्ड फिलामेंट लैंप कंज्यूम्स 100 वॉट। तो हमारे पास जो फिलामेंट लैंप है, ठीक है, वो कितनी पावर कंज्यूम करता है? एवरेज 100 वॉट, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एसी, तो जो 200 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो 100 वॉट कंज्यूम करता है। तो हमें पीक करंट निकालना है। तो आइए देखते हैं। असल में जो हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ पावर दी है और ये हमारे पास आरएमएस वोल्टेज ही गिवन है, ठीक है। सो कॉस फाइव को मैं कर देता हूं 1, ठीक है। 1 क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ना। हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो लैंप है उसकी सिर्फ रेजिस्टेंस है, कोई कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस उसकी नहीं है। सो कैपेसिटिव या इंडक्टेंस अगर ना हो तो ये हमारे पास cos फाइव 1 बन जाता है, ठीक है। ये चला गया। सो निकालते हैं करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इज 100, आरएमएस वोल्टेज इज 200, ठीक है। और ये जो हमारे पास आई आर एम एस है, सो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आएगी? 100 अपॉन 200। सो ये बेटा हमारे पास बन गया 1/2 एम्पियर। बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पीक करंट। सो पीक करंट और आरएमएस करंट का क्या रिलेशन होता है? पीक करंट होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय आरएमएस करंट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2, सो दैट इज 0.707 एम्पियर। सो देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने पावर का फॉर्मूला यूज करके आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाली। अगर आरएमएस आ गया तो हमने पीक वैल्यू निकाली, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो इसमें दिया गया है अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज, ठीक है भाई। सो एक सीरीज एलसीआर सर्किट, उसको एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया है। When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi/3. So सबसे पहले तो देखते हैं ये फेज डिफरेंस होता क्या है। फेज डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास tan phi is equal to omega L minus 1 by omega C upon R, ठीक है बेटा। सो फेज डिफरेंस हमें बताता है कि करंट और जो हमारे पास ईएमएफ है, वोल्टेज है, उसमें कितना एंगल है। अगर मैं बात करूं एक LCR सर्किट की, तो ये LCR सर्किट का फेज डिफरेंस है, ठीक है। tan phi फेज डिफरेंस होता है, tan phi इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C अपॉन R। सो सबसे पहले उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर हम L रिमूव कर दें, ठीक है, L की वैल्यू को हमने रिमूव कर दिया तो फेज डिफरेंस है वो हो जाता है pi/3, ठीक है। अगर हम L निकाल देते हैं, ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो हमारे पास आ जाएगा, अगर हमारे पास L नहीं है तो विदाउट L जो फेज डिफरेंस है वो होगा 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, दैट इज दिस, ठीक है। और फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? pi/3,
सो tan पाई बाय 3 ये वैल्यू है, ठीक है। और 1 बाय ओमेगा सी की जो वैल्यू आएगी दैट इज r इंटू tan पाई बाय 3, ठीक है बेटा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। अगर इफ इंस्टेड c इज रिमूव्ड, ठीक है, ये तो केस हो गया जब हमने l रिमूव किया। अगर हम c रिमूव कर दें, ठीक है, ये वाला केस है l रिमूव्ड। अगर हम c रिमूव कर दें, कैपेसिटर ही रिमूव कर दें, दूसरा केस। अगर हम c को ही रिमूव कर दें तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी ओमेगा l अपॉन r, ठीक है बेटा। सो वैल्यू हमारे पास सेम है, फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई बाय 3 ही है इसमें भी। सो ओमेगा l की वैल्यू कितनी आ गई, tan पाई बाय 3 इंटू r। सो ये दोनों जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं ये दोनों सेम है। 1 बाय ओमेगा सी की वैल्यू भी tan पाई बाय 3 इंटू आर है और ओमेगा एल की वैल्यू भी tan पाई बाय 3 इंटू आर है। सो इसका मतलब ये जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ये जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये दोनों है बराबर, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये जो हमारा एलसीआर सर्किट है ये रेजोनेंस में है ना। सो रेजोनेंस में हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है वो होता है बेटा 1, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं लगा, ठीक है, कि मैंने इसको 1 कैसे कर दिया, तो आप ये देखो, अगर हमने L रिमूव कर दिया तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा सी की वैल्यू ये आ गई। अगर हमने C रिमूव कर दिया तो ओमेगा L की वैल्यू हमारे पास ये गई, दोनों सेम वैल्यूज आ गई। तो अगर ये दोनों सेम वैल्यूज आ गई तो LCR वाले केस में क्या बन जाएगा, LCR वाले केस में ये और ये बराबर हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये tan फाई बन जाएगा हमारे पास 0, है ना, और फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। अगर फाई की वैल्यू 0 है तो हमारे पास पावर फैक्टर जो cos फाई होता है वो होता है 1। तो आप मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हो, हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू 1 बनेगी। बट ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि जब हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो, इस केस में रेजोनेंस का केस होता है, और रेजोनेंस में हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड ये आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ हेल्प करेंगे। सो आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस इन द फ्यूचर, सो स्टे ट्यून्ड एंड ask your friends to like, share and subscribe. Thank you.